मॉर्निंग फ्रेंड्स। चलिए, पिछले लेक्चर में मैंने आपको बतलाया था केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ईथर, जिसमें कि हमने आपको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बतलाया था। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में बतलाया था कि रिंग के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स का डिस्प्लेसमेंट कैसे होता है एक जगह से दूसरी जगह। तो आप देखे थे उस स्ट्रक्चर में कि निगेटिव जो आपका आ रहा था, माइनस वाला पोर्शन ऑर्थो और पारा पे आ रहा था। इसलिए आपको जब भी हम किसी भी एरोमेटिक ईथर का अभिक्रिया, चाहे नाइट्रिक एसिड से करें चाहे हेलोजन के साथ करें, तो हमारा दो प्रोडक्ट बनेगा, एक ऑर्थो और एक पारा प्रोडक्ट। तो चलिए, उसी पर आधारित हम कुछ आज केमिकल रिएक्शन आपको बताने जा रहे हैं। रिंग सब्स्टिट्यूशन इन एरोमेटिक ईथर। रिंग एरोमेटिक ईथर में रिंग प्रतिस्थापन पहले भी मैंने आपको बतलाया था, और बहुत विद्यार्थी का कमेंट आया है कि सर वो रिंग के चारों तरफ जो इलेक्ट्रॉन्स का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है उसको फिर एक बार बतला दीजिए। तो फिर मैं आपको एक बार बतला देता हूँ। ये जो होता है, ये होता है कैसे। यहाँ हम आपको दिखा रहे हैं एरोमेटिक ईथर का रिंग सब्स्टिट्यूशन। ये है आपका स्ट्रक्चर नंबर 1। सही है। अब रिंग के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स कैसे डिस्प्लेसमेंट, फिर से एक बार आप समझ लें। जैसे ये सपोज मान लीजिए कि यहाँ दो लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन है, ये जैसे इलेक्ट्रॉन आकर यहाँ डबल बॉन्ड का निर्माण करता है, उसी वक्त ये जो डबल बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन है वो इस कार्बन पर चला जाता है। दोनों साइमल्टेनियसली प्रोसेस होता है, एक साथ होता है, बॉन्ड का बनना और बॉन्ड का टूटना। तो यहाँ आपका चला। अब इसी स्ट्रक्चर को हम दूसरे में प्रदर्शित करेंगे। कैसे? ये आपका माइनस आ गया यहाँ पर, क्योंकि ये बॉन्ड टूट के यहाँ गया तो यहाँ पर माइनस आ गया। यहाँ पर आपका डबल बॉन्ड हो गया, और क्योंकि इलेक्ट्रॉन आया है वहाँ से, इसीलिए उस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया। बाकी जैसे है वैसे ही रहेगा। ये आपका हुआ संरचना नंबर 2। आप देखिए कि माइनस पोर्शन ऑर्थो पे आ रहा है। अब रही बात कि तीसरा स्ट्रक्चर कैसा होगा। अब जैसे यहाँ माइनस आया, ये माइनस आकर आपका यहाँ डबल बॉन्ड बना दिया। जैसे डबल बॉन्ड बनाया, ये आपका इलेक्ट्रॉन आ गया इस कार्बन पर। अब मेरा तीसरा फिगर हो जाएगा, ये आपका यहाँ प्लस है, ये डबल बॉन्ड यहाँ आ गया, ये डबल बॉन्ड आ गया, ये आ गया माइनस। अब आप देखिए, एक यहाँ माइनस आ रहा था ऑर्थो पर और एक माइनस आ रहा है पारा पर। तो ये माइनस यहाँ आ गया। अब होगा क्या, चौथा फिगर में जैसे ये माइनस आके यहाँ डबल बॉन्ड बनाएगा, ये आपका यहाँ चला जाएगा। इलेक्ट्रॉन यहाँ चला जाएगा। अब फिगर कैसा है,
ऑर्थो पर आ गया। अब आपका यहाँ ये हुआ स्ट्रक्चर नंबर 3, ये हुआ स्ट्रक्चर नंबर 4। अब देखिए अंतिम स्ट्रक्चर में ये जैसे आके यहाँ डबल बॉन्ड बनाएगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ चला जाएगा, पहले जैसा संरचना हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं क्या इस पांचों संरचना में एक चीज आपको पता चल रहा होगा कि निगेटिव पोर्शन सिर्फ 2 ही पोजीशन पर आ रहा है, एक ऑर्थो और एक पारा। तो जब भी हम एरोमेटिक ईथर का किसी के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो हमको 2 उत्पाद प्राप्त होगा, एक ऑर्थो प्रोडक्ट और एक पारा प्रोडक्ट। और इसी संरचना को हम कहते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, अनुनाद संरचना। इसी संरचना को हम कहते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ एरोमेटिक यानी अनुनाद संरचना। तो हम आपको समझ में आ गया होगा कि यदि इस पर आधारित कोई भी रिएक्शन हम आपको बतलाते हैं तो एक आपका 2 पर जुटेगा और एक 4 पर जुटेगा। तो ये तो मैंने आपको पिछले ही क्लास में आपको बतला दिया था, लेकिन फिर मैंने आपको रिपीट कर दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं और इस पर आधारित कुछ केमिकल रिएक्शन हम पढ़ते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला है हेलोजिनेशन। इसी पर आधारित रिएक्शन चलिए इसी पर आधारित एक एक रिएक्शन पढ़ते हैं। पहला है हेलोजिनेशन। और जब भी हेलोजिनेशन कहें तो आपको समझ में आ जाना चाहिए रिएक्शन विद हेलोजन। मीन्स फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो जब भी हेलोजिनेशन कहें तो आपके दिमाग में आ जाना चाहिए फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। चलिए चलिए हेलोजिनेशन करते हैं। इसका नाम है, आप एक तो लिख सकते हैं मिथॉक्सी बेंजीन, क्योंकि CH3 है, मिथॉक्सी C2H5 रहता तो इथॉक्सी, मिथॉक्सी बेंजीन। या इसी को कॉमन नेम हम कहते हैं एनिसोन। ये आपका कॉमन नेम है, ठीक है। ये आपका
ये या तो इसको कहिए मिथॉक्सीबेंजीन, क्योंकि किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का दो नाम, एक आयुपीएक नेम और एक कॉमन नेम, तो मिथॉक्सीबेंजीन इसका यौगिक। हम इसका अभिक्रिया करा रहे हैं हेलोजन के साथ, Br2 के साथ। Br2 मतलब ब्रोमीन के साथ। तो मेरा बन क्या रहा है, एक Br जुट जाएगा 2 पर और एक Br जुट जाएगा 4। तो नाम क्या हो जाएगा, नंबरिंग कीजिए 1 2 3 4 5 6। 2 ब्रोमो मिथॉक्सीबेंजीन, या किसी का दूसरा भी नाम लिख सकते हैं, 2 ब्रोमो एनिसॉल। और उसी प्रकार यहाँ भी आप लिख सकते हैं 1 2 3 4 5 6। 4 पर Br है, लिख सकते हैं 4 ब्रोमो मिथॉक्सीबेंजीन, या 4 ब्रोमो तो कहने का मतलब एक 2 पर जुट गया और एक 4 पर जुट गया। बहुत आसान रिएक्शन है, तो आप इसको भाषा में लिख लें। मिथॉक्सीबेंजीन reacted with 2 ब्रोमोमिथॉक्सीबेंजीन तो आप हिंदी में भी लिख लीजिए, जब बेंजीन की अभिक्रिया मिथॉक्सीबेंजीन टू ब्रोमोमिथॉक्सीबेंजीन।
तो जो रिएक्शन मैंने आपको बतलाया उसी को मैंने आपको भाषा में लिखा दिया। तो जरा से इसको राइट डाउन कर लें आप अपने कॉपी में। चलिए आगे बढ़ते हैं, चलते हैं नाइट्रेशन की तरफ। नाइट्रिक एसिड के साथ अभिक्रिया बी नंबर। रिएक्शन विथ तो कुछ नहीं होगा। अब तो आप समझ गए हैं कि एक NO2 यहाँ 2 पर जुटेगा, एक 4 पर जुटेगा। पहले भी हम आपको बतलाए हैं 2 नाइट्रोमिथॉक्सीबेंजीन और 4 नाइट्रोमिथॉक्सीबेंजीन। यहाँ सिर्फ करना है क्या, यहाँ आपको कर देना है HNO3, इसका नाम है नाइट्रिक एसिड। यहाँ आपका 2 पर जुट जाएगा NO2 और यहाँ 4 पर जुट जाएगा NO2। तो यहाँ ब्रोमो के जगह हो जाएगा 2 नाइट्रो 4 नाइट्रो, यहाँ हो जाएगा 2 नाइट्रो HNO3। तो कुछ नहीं था, रिएक्शन सेम था, सिर्फ 2 पर आपका NO2 आ गया, एक 4 पर NO2 आ गया। नाइट्रेशन था। नाइट्रेशन का मतलब ही हुआ रिएक्शन विथ नाइट्रिक एसिड, जिसका सूत्र होता है HNO3। चलिए लिख लें इसको आप। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा रिएक्शन है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, फ्राइडल क्राफ्ट रिएक्शन।
और फ्राइडल क्राफ्ट रिएक्शन जब भी आपको एग्जाम में आता है तो उसमें दो रिएक्शन है, एक अल्काइलेशन रिएक्शन विथ अल्काइल हैलाइड और एक है एसाइलेशन मीन्स रिएक्शन विथ एसिटाइल क्लोराइड। तो चलिए एक एक पढ़ते हैं। तो नंबर सी, फ्राइडल क्राफ्ट अल्काइलेशन। अल्काइलेशन का मतलब ही हुआ अल्काइल हैलाइड के साथ अभिक्रिया, फ्राइडल क्राफ्ट अल्काइलेशन। सही है। तो कुछ नहीं करना है, यहाँ HNO3 की जगह पर CH3Cl दे दिए, अल्काइल हैलाइड है, मिथाइल क्लोराइड, यहाँ NO2 के जगह आ जाएगा CH3, यहाँ NO2 के जगह आ जाएगा CH, हो जाएगा 2 मिथाइल मिथॉक्सीबेंजीन, यहाँ हो जाएगा 4 मिथाइल मिथॉक्सीबेंजीन या 2 मिथाइल एनिसोल या 4 मिथाइल एनिसोल। तो 1 मिथॉक्सीबेंजीन इज रिएक्टेड विथ टू मिथाइल मिथॉक्सीबेंजीन और 4 मिथाइल मिथॉक्सीबेंजीन। जब मिथॉक्सीबेंजीन की अभिक्रिया तो 2 मिथाइल मिथॉक्सीबेंजीन 4 मिथॉक्सी, इस तरह से आपका मतलब अल्काइलेशन का मतलब ही हुआ रिएक्शन विथ अल्काइल हैलाइड। तो आप देख रहे हैं कि एक ही प्रकार का रिएक्शन है, आपको कुछ ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, 2 पर और 4 पर आपको जोड़ देना है। तो जरा लिख लें इसको। एक रिएक्शन अब अंतिम बच रहा है आपका फ्राइडल क्राफ्ट एसाइलेशन। तो चलिए इसको लिख लें आप। चलिए डी नंबर का जो रिएक्शन है वो है आपका फ्राइडल क्राफ्ट एसाइलेशन। रिएक्शन विथ एसिटाइल
एसिटाइल क्लोराइड के साथ। तो आपको करना क्या है, CH3COCl एसिटाइल क्लोराइड COCH3। अब देखिए कि यहाँ आपका नाम जो है बदल जाएगा। अब देखिए ये जो गिनती है, क्योंकि ये पावरफुल फंक्शनल ग्रुप है, ये ईथर है, ये कीटोन है। कीटोन जो होता है वो पावरफुल फंक्शनल ग्रुप है। इसीलिए जब भी हम नंबरिंग करेंगे यहाँ से करेंगे 1 2 3 4 5 6। यहाँ से हम नहीं करेंगे नंबरिंग 1 2 3 4 5 6। तो 2 पर मिथॉक्सी है तो हम लिखेंगे, इसका नाम हो जाएगा 2-मिथॉक्सी एसिटोफिनोल। और ये हो जाएगा 4-मिथॉक्सी क्योंकि बेंजीन पर COCH3 रहे तो उसका नाम ही है एसिटोफिनोल। तो आप गौर कीजिएगा, तो आप इस तरह से यहाँ लिखिए मिथॉक्सी बेंजीन इज रिएक्टेड विद CH3COCl then 2-methoxy acetophenol and 4-methoxy मिथॉक्सी बेंजीन की अभिक्रिया। तो कुछ नहीं करना है, एक 2 पर जोड़ना है और 4 पर जोड़ना है। तो चलिए इसको लिख लें। और अब अंतिम जो मेरा बच रहा है यूजेज, उपयोग, क्या इसका अनुप्रयोग कहाँ कहाँ होता है, इसके बाद ये चैप्टर मेरा खत्म हो जाए। चलिए लिख लें, यहाँ पर राइट डाउन कर लें। चलिए अब अंतिम जो मेरा टॉपिक बच रहा है, व्हाट इज द यूजेज।
यूजेज ऑफ ईथर, ईथर का कहाँ कहाँ उपयोग। चलिए बढ़ते हैं। किन किन क्षेत्रों में ईथर का उपयोग? तो सबसे पहला तो है एज ए सॉल्वेंट, घोलक के रूप में। घोलक के रूप में इसका यूज होता है। दूसरा है कि ईथर का ज़्यादा उपयोग कॉस्मेटिक्स में भी होता है, सौंदर्य प्रसाधन। तो आप लिख सकते हैं नंबर दूसरा, इन कॉस्मेटिक्स। सौंदर्य प्रसाधन में पहले जो था डॉक्टर ऑपरेशन में इसको निश्चेतक के रूप में यूज करता था। निश्चेतक का मतलब हुआ कि उस अगर आपको सुना दिया जाए तो आपकी चेतना शून्य हो जाती है, यानी एनास्थेटिक एजेंट के रूप में, एनास्थिया के रूप में। तो कहने का मतलब तीसरा आपका यूजेज है एज एन और सबसे अंतिम है कि विभिन्न कार्बनिक यौगिकों के निर्माण में। तो चौथा और अंतिम है प्रिपरेशन ऑफ विभिन्न कार्बनिक यौगिकों के निर्माण। तो इस तरह से जो है आपका चैप्टर खत्म हो गया। तो इस तरह से चैप्टर आपका ये खत्म हो गया। यूजेज ऑफ ईथर के बाद आपका अल्कोहल, फिनॉल, ईथर द एंड हो गया। अब जो हम नेक्स्ट लेक्चर में बढ़ेंगे वो बढ़ेंगे आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की तरफ और कार्बनिक रसायन, जो कि आप 10th में आप पढ़े हैं, निष्कर्षण, तत्वों का निष्कर्षण। जैसे एल्युमिनियम का अयस्क बॉक्साइड है, खनिज और अयस्क जो भी ऑलरेडी आप पढ़े हुए हैं। और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है उससे 5 नंबर का दीर्घ उत्तर, ये मैं आपको बतलाऊंगा। तो इस तरह से जो है आपका यह चैप्टर खत्म हुआ। चलिए नेक्स्ट लेक्चर से मैं बढ़ूंगा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की तरफ, तत्वों का निष्कर्षण का सिद्धांत एवं प्रक्रम, यानी जनरल प्रिंसिपल
एंड प्रोसेस ऑफ आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट। तो चलिए आज की मुलाकात यहीं तक।